दोस्तों आज की सुपर फास्ट वीडियो में दो मॉक टेस्ट यानी 50-50 के दो मॉक टेस्ट हिंदी के 100 ऐसे प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं एक ही साथ में। तो 100 प्रश्न ऑल चैप्टर के अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद पेपर देते हैं या देती हैं तो मुझे लगता है कि कोई क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। हमने सब कुछ कवर किया है, A to Z सारे चैप्टर हिंदी के जितने होते हैं वो इस वीडियो में शतक में हमने कंप्लीट कर लिया है। 100 का शतक आपके नाम कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा वीडियो। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से नहीं हैं? अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक माना जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी के साथ जाएगा। क्यों जाएगा उसका रीजन मैं बता देता हूं। जब ऊष्म व्यंजन की बात हो रही है तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आप तीनों सा आप ले लीजिएगा, है ना, तीनों आप सा ले लीजिएगा, इसके साथ आप हा भी ले लीजिएगा। आप देखिए सा हा यानी चारों आ रहे हैं इन तीनों में, लेकिन यावा जो आ रहा है ये अंतस्थ व्यंजन है। एक नए तरीके का क्वेश्चन दोस्तों आपने इस पहले क्वेश्चन को देखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, अष्टछाप का जहाज किस कवि को कहा जाता है? दो क्वेश्चन यहां से बनेंगे। एक क्वेश्चन बनेगा पुष्टि मार्ग का जहाज, ध्यान दीजिएगा, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? दूसरा, अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? तो इन दोनों का आंसर एक ही आंसर बनेगा, सूरदास जी बनेगा। सूरदास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कभी गलती नहीं करना, गलती से भी गलत नहीं इस क्वेश्चन को करना है। दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। अष्टछाप का जहाज हिंदी में किस कवि को कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज हिंदी में किस कवि को कहा जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चैप्टर का नाम है हिंदी में संधि विच्छेद। लॉक किया जाए। सभी को बहुत सारा प्यार, सभी को राधे राधे, सभी के माता पिता को आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोक कर जय महाकाल, प्रणाम, नमस्ते। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर आपके स्क्रीन पर है, सभी स्टूडेंट को जय महाकाल। क्वेश्चन नंबर तीसरा, उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उद्धरण हरण होता है। एक क्वेश्चन और यहाँ पर बनेगा कि कौन सी संधि बनेगी? तो यहाँ पर व्यंजन संधि बनेगी। रीजन क्या है? रीजन और फैक्ट जानिएगा कि जहां पर दोस्तों हलंत का निर्माण होता है, हलंत का निर्माण होता है, वहां पर हमारा क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद के अंतर्गत व्यंजन संधि आती है। व्यंजन संधि का कॉन्सेप्ट यही है। संधि कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। एक आपकी स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अगले फैक्ट पर बढ़ेंगे, फैक्ट नंबर 4। फैक्ट नंबर 4 का चैप्टर का नाम है तत्सम तद्भव। जवाब दीजिएगा, आंसर क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन क्या बन रहा है, इनमें से एक शब्द तद्भव है। तद्भव की बात अगर की जाए तो यहां पर आपको यह देखना होगा कि तद्भव में देखा जाए क्या है। तद्भव में देखा जाए तो आंसर क्या हो सकता है? दिन में अगर देखा जाए तो दिन में हम कह सकते हैं क्या? दिन में हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? दिन हमारा एक तद्भव होता है, पहले से ही इसका दिवस हो जाएगा। स्कंद पहले से ही तत्सम है तो हम ये कह सकते हैं क्या? हम पहले कह सकते हैं दोस्तों यहां पर, अच्छा देखिए, दिन और दिवस दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। इसमें दिन को तत्सम ही माना जाता है। पहली बात तो मैं बता दूं, दिन को तत्सम माना जाता है, दिवस को भी तत्सम माना जाता है और दिवा को भी तत्सम माना जाता है। ये दोनों चीजें याद रखिएगा। स्कंद की बात करें तो स्कंद को कहा जाता है कंधा, कहा जाता है, कंधा कहा जाता है। और अंधकार को बात में अगर जोड़ें तो अंधकार को अंधेरा कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन विवादों में चला जाता है क्योंकि दिन को भी माना जाता है, दिन एक्चुअल में तद्भव है लेकिन माना जाता है तत्सम। फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से जो यहाँ आयोग की बात करें तो कपास। क्यों? रीजन क्या है दोस्तों? कपास को करपास कहा जाता है, आप सभी को पता है। कपास को करपास कहा जाता है, इसलिए ए और डी ऑप्शन में बहुत विवाद हुआ था। तो आंसर हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों सही है, लेकिन फिलहाल आयोग ये कहता है कि भाई हम तो डी मारेंगे। लेकिन आपको नहीं गलती करना है, आपको एनसीईआरटी वेस्ट पर चलना है, आपको सही क्वेश्चन लगाना है, ठीक है ना। तो ए और डी वाले दोनों विकल्प वाले सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आप देखिएगा, अगर आपको खेतीबाड़ी का थोड़ा सा भी ज्ञान है तो आपको पता होगा कि हमारे खेतों में मक्का होती है तो हम कहते हैं मकई। हम कहते हैं कि अगर देखा जाए सरसों होती है तो हम कहते हैं सरसों। हम कहते हैं मूंग होती है तो हम कहते हैं मूंग। लेकिन सारस कोई फसल है क्या? सारस नहीं। सारस तो दोस्तों हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो जाएगा वो सी के साथ लॉक हो जाएगा। हिंदी में अगर पूछा जाए दोस्तों लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में लिंग होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है। और संस्कृत में ये बढ़ के हो जाते हैं 3, वहां पर नपुंसक लिंग और बढ़ जाता है। अगले फैक्ट पर बढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा अलंकार, ये लिखना यहाँ पर भूल गया है टाइपिस्ट, कोई बात नहीं है। अलंकार क्या होगा? चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवरन को ढूंढत फिरत कभी बेविचारी चोर। यहाँ पर अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएं तो दोस्तों थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा सा बच्चों के दिमाग में
ये हो जाता है कि सर क्वेश्चन लगाएं तो लगाएं क्या। देखिए दोस्तों, हम कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। जब भी आपसे तुलना की जाती है तो वहां पर क्या है, तुलना की जाती है तो वहां पर आप उपमा लगाइए। जब आप में शब्दों का आवृत्ति बार बार होता है तो यमक लगाइए। रूपक में जब किसी शब्द में तुलना न कहकर वही कह दिया जाए कि नहीं चंद्रमा ही तुम हो, तो समझ गए ना, तो रूपक। यानी इसमें भी तुलना होती है, लेकिन इसमें तुलना ये नहीं होती है, इसमें सीधे सीधे डायरेक्ट कह दिया जाता है अरे नहीं तुम ही फूल हो। और उपमा में कहा जाता है कि तुम्हारी तुलना फूल से की जाती, तुम फूल से महकते हो। तो यहां पर क्या है कि उपमा रूपक में इतना फर्क, लेकिन आंसर ए चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, देखिएगा, श्लेष अलंकार का मतलब होता है चिपका होना। यहां श्लेष अलंकार में क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा बताइए। इस पंक्ति में सुवर्ण का प्रयोग हुआ है, जिसे कवि, व्यभिचारी और चोर तीनों ढूंढ रहे हैं। याद रखिएगा, कवि, व्यभिचारी और चोर तीनों ढूंढ रहे हैं, तो कवि के लिए जो सुवर्ण यूज हुआ है वो अच्छे शब्द। कवि क्या ढूंढता है, अच्छे शब्द। हमेशा कवि जो है शब्दों का इस्तेमाल करता है। तीन लोग हैं और यहाँ पर सुवर्ण का यूज हुआ है। जब एक ही शब्द के कई अर्थ हो जाएं तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अब यहाँ देखिएगा, व्यभिचारी के लिए जो है क्या है, व्यभिचारी के लिए जो सुवर्ण का मतलब होता है रूप रंग। क्या है, यहाँ पर रूप रंग है। और दोस्तों चोर के लिए सुवर्ण का क्या होगा बताइएगा। चोर क्या ढूंढेगा, सुवर्ण यानी स्वर्ण ढूंढेगा। इसलिए जब एक शब्द के अनेक अर्थ हो जाएं तो वहां पर हो जाता है श्लेष अलंकार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या कह रहा है कि महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं, लॉक किया जाए। बताइएगा दोस्तों आंसर क्या होगा। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है, तो दोस्तों हमें आपको बताता हूं। अल्प प्राण की अगर मैं बात करता हूं, क्या अल्प प्राण की अगर मैं बात करता हूं तो अल्प प्राण आता है 1, 3, 5, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग। और महाप्राण दोस्तों होते हैं क्या, महाप्राण दोस्तों अगर देखा जाए तो ये होते हैं दूसरे और चौथे वर्ग के होते हैं। इसलिए दूसरा और चौथा वर्ग क्या होता है, महाप्राण ध्वनियों का होता है। इसलिए आंसर हमारा क्या चला जाएगा, बी के साथ लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 8 नंबर आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है, लॉक किया जाए। कैसे हो आप सभी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, क्या बात है, लव यू गाइस। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दोस्तों है 8 नंबर आपके स्क्रीन पर है। 8 नंबर का बेजोड़ जवाब आपको देना है। आंसर होगा तो होगा क्या और क्यों होगा, ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए दोस्तों, अगर मैं कहता हूं इस क्वेश्चन में, क्या अगर मैं इस क्वेश्चन में कहता हूं कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी एक्चुअल में सिंधु से आया है। सिंधु यानी इंडस से आया है। रहने वाले ईरानियों से इसको जोड़ा जाता है, लेकिन ईरानियों से जोड़ने के साथ अब ईरानी तो ऑप्शन में है नहीं। हिंदी जो है पुरानी फारसी से जुड़ा हुआ एक शब्द है, तो इसलिए हिंदी किस भाषा का शब्द है, जो हिंदी है ना, ये शब्द पूछ रहा है किस भाषा से आया हुआ है, तो हिंदी फारसी से आया हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हिंदी किस प्रकार के परिवार से जुड़ा हुआ है, तो हिंदी जो है भारोपीय परिवार से जुड़ा हुआ है। हिंदी की जब भी हम बात करते हैं तो हिंदी कहाँ से आया है, अगर हम भ्रंश में चले जाएं तो अपभ्रंश से आया हुआ है। हिंदी की जब भी बात करते हैं तो भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जिसमें हिंदी राजभाषा है, तो आर्टिकल 343 में दिया गया है कि हिंदी है। हिंदी की कौन सी लिपि है दोस्तों, तो हिंदी की हमारे देवनागरी लिपि है, ये भी आप याद रखिएगा। हिंदी में कितने जो है वर्ण है, तो हिंदी में अगर देखा जाए वर्ण कितने हैं, तो 52 है, ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर फारसी के साथ लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लॉक कीजिएगा, बताइएगा, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा। कह रहा है सचेत में कौन सा समास है। सचेत में दोस्तों मुझे लगता है कि 99.999 मैं अगर कर दूं तो इसमें 99, आप देखिए, आप तो सवाल का आंसर लगा चुके होंगे बहुत से बच्चे, लेकिन फिलहाल जो बच्चे दिमाग में पहली बार ऑप्शंस क्लिक किया है वही आंसर सही माना जाएगा। मुझे ये लगता है कि इस क्वेश्चन में इतने बच्चे फेल हो जाएंगे। मैं अगर कह दूं 0.001% ही आंसर इस क्वेश्चन का बच्चे सही दे पाएंगे। अब क्यों दे पाएंगे उसका भी रीजन है, उसका भी एक रीजन है, मैं बताता हूं क्यों दे पाएंगे। इसका आंसर बहुत से बच्चों को नहीं पता है, मैं बताता हूं, बी आंसर सही हो जाएगा। क्यों आंसर सही हो जाएगा, बहुब्रीही क्यों हो जाएगा, रीजन और फैक्ट मैं बताता हूं। सचेत का मतलब क्या होता है बताइए, सा उपसर्ग है, तो बहुत से बच्चों ने, मुझे ये पता है, मैंने पहले से बता के रखा है कि 99% अगर उपसर्ग वाला होगा तो अव्ययी भाव हो जाएगा। लेकिन चेत का मतलब कुछ होता ही नहीं है, तो उपसर्ग तो है ही नहीं, पहली बात तो ये समझिएगा, समझ रहे हो। तो सचेत में जो समास है वो जाएगा बहुब्री के साथ। अब आप कहोगे कि सर बहुब्री क्यों हो जाएगा, रीजन बताइएगा। देखिए, जो सचेत है क्या है, यानी जो चेत है, जो जिसकी चेतना साथ है, समझिएगा, सचेत को कहा जाता है जिसकी चेतना साथ है।
अर्थात तीसरा अर्थ निकलता है सावधान। तो सचेत को कहा जाता है सावधान, इसलिए यह बहुब्री हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर समास में किसी भगवान का ही नाम आए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। बहुब्री समास का मतलब होता है कि किसी तीसरे अर्थ की तरफ इशारा करना, समझ में आया। तो बहुब्री समास वहां पर होता है कि भैया सचेत का मतलब होता है कि जो चेतना के साथ है अर्थात सावधान, उसी को सचेत कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए 10वां नंबर देखिएगा, कौन सा विकारी है। दो शब्द होते हैं, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। विकारी और अविकारी में फर्क समझिएगा। अविकारी को कहा जाता है अव्यय कहा जाता है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। अविकारी जो कभी बदलता नहीं है, विकारी जो बदल जाए। जैसे अविकारी जो बदलता नहीं है, जैसे तथा कभी बदल नहीं सकता है। तथा का लिंग आप बदल दो, क्या तथी हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, है ना। तो इसलिए अगर मैं कहूं कि तथा हुआ, किंतु हुआ, परंतु हुआ, इसलिए ये हमेशा एक जैसे सदाबहार शब्द है, ये कभी बदल नहीं सकते, चाहे एक वचन में प्रयोग हो चाहे बहुवचन में हो, हमेशा ऐसे ही रहेंगे। विकारी वो होते हैं जैसे संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम ये बदल जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आपके स्क्रीन पर है। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन लिया है, थोड़ा सा अलग लिया है। वर्णमाला का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। अगर मूर्धन्य ध्वनि नहीं है तो टा वर्ग के जितने भी आते हैं, टा, ठा, डा, है ना, ढा, इस तरीके से णा की बात करेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन जाएगा डी के साथ, क्योंकि डी ऑप्शन है एक आपका, कैसा है बताइए? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है, ओस्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, रेखांकित कारक आपको बताना है। मेढक को पत्थर से मत मारो, मेढक को पत्थर से मत मारो, जवाब आपको देना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं पूरे को अंडरलाइन करता हूं, पूरे को अंडरलाइन करता हूं, आप बताइएगा। मेढक को पत्थर से मत मारो, गलती से वो को के नीचे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 नंबर में देखिएगा आंसर क्या होगा। अगर मैं दोनों तरीके से बता देता हूं, दोनों तरीके का कंफ्यूजन आपका खत्म कर देता हूं। अगर आपका मेढक को के नीचे आया है तो कर्म लगा दीजिएगा। अगर आपका से के नीचे आया है तो कर्ण लगा दीजिएगा। अगर आपका किसी के नीचे रेखांकित नहीं आया है तो कर्ण लगा दीजिएगा। अगर आपका सबके नीचे रेखांकित आया है तो भी कर्ण लगा दीजिएगा। नहीं समझे? समझिएगा, जब पूछा जाए किसी रेखांकित पद को तो वहां पर कर्म ही होगा, क्योंकि कर्म की जो विभक्ति होती है वो कर्ता ने कर्म को हो जाती है। अगर यही को हटा के से के नीचे लाइन कर दें और कह दें रेखांकित पद में बताइए तो कर्ण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि से आता है किसके साथ? साधन के लिए। तो इसलिए यहां पर अगर से के नीचे है तो कर्ण हो जाएगा। और अगर मैं कह दूं किसी के नीचे नहीं लगा हुआ है तो भी सी हो जाएगा, क्योंकि किसी साधन से मार रहा है वो पत्थर, तो वहां पर कर्ण हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो आंसर है वो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लॉक किया जाए। गुलाब सुंदर फूल है, वाक्य में गुलाब क्या होगा? गुलाब सुंदर फूल है, वाक्य में गुलाब क्या होगा? कमेंट कीजिएगा। बहुत अच्छे, देखिएगा 2 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। अगर किसी का नाम लेकर कहा जाए, अगर पूछता गुलाब तो आप व्यक्तिवाचक। अगर यहीं पर पूछ लेता कि गुलाब सुंदर फूल है तो बताओ फूल में कौन सा संज्ञा होगा, कौन सी संज्ञा होगा, गलती से ये पूछ लेता। तो जब क्वेश्चन में पूछा जाए फूल में कौन सी संज्ञा होगी तो वहां पर दोस्तों जातिवाचक। दुनिया में अगर कोई चीज बहुत है तो वहां पर जाति। दुनिया में अगर किसी का नाम लेकर कहा जाए तो व्यक्तिवाचक। और गलती से पूछ लिया जाए कि सुंदरता, सुंदर की जगह सुंदरता लिखा हो तो बताओ सुंदरता में कौन सी संज्ञा है, तो वहां पर भाववाचक। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखिए अवघट का विलोम शब्द क्या होगा? तो अवघट को माना जाता है खराब, बहुत टेढ़ा, बहुत जटिल। सुगम को माना जाता है यहां पर बहुत सरलता वाला, जो कतई जटिल ना हो। 15 नंबर देखिएगा, एक अलंकार से प्रश्न लेते हैं। अलंकार से प्रश्न लेता हूं 15 नंबर में कि मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार है? कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा कि कॉन्सेप्ट यह है दोस्तों कि अगर किसी भी अलंकार में तुलना की जाए, मैं कई बार कह चुका हूं अपनी वीडियो में, नए बच्चे हैं समझने के लिए बेताब रहें। अगर कहीं भी आपसे किसी व्यक्ति की तुलना कर दे तो समझ लो कि वहां हो जाता है उपमा अलंकार।
समझ गए। तो यहां पर क्या है, यहां ट्रिक अब हम इस्तेमाल करते हैं, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। अब देखो तुलना की गई है, टीला को हाथी से कहा गया है, कंपैरिजन किया गया, तुलना की गई है ना, इसलिए उपमा हो जाएगा। ट्रिक दोस्तों ये है कि अगर आप तुलना ना कर पा रहे हो तो ट्रिक ये है कि अगर किसी वाक्य में सा आ रहा है, सी आ रहा है, सम आ रहा है, हर वाक्य में अगर सा सी सम है तो उपमा अलंकार हो जाएगा। देखो तुलना होगी तो सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। मेरा मुख जो है चंद्रमा सा है तो तुलना हो गई ना, मेरा मुख सूर्य सा है, मेरा मुख गुलाब सा है, सा जरूर आएगा, सी जरूर आएगा, है ना, ये याद रखिएगा। हवा पानी सी बहती है, हवा पानी सी बहती है, तो हवा की तुलना पानी से कर दी गई, सी आ गया, तो समझ गया, उपमा हो जाएगा। अगले फैक्ट पर आएंगे। फैक्ट नंबर दोस्तों है 16। उपमेय में कल्पित उपमा उपमान की संभावना को कहा जाता है। ये थोड़ा सा कठिन और जटिल क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार को देखा जाए तो उसकी यही परिभाषा है। उत्प्रेक्षा अलंकार में जनु जानो मनु मानो जैसे शब्द आते हैं, जनु जानो मनु मानो जैसे शब्द आते हैं, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 17 नंबर है, कह रहा है किस क्रम में संबंध कारक का सही प्रयोग हुआ है। क्या हर बहन हर भाई इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकती है या लगा सकते हैं, जरा एक बार हमें ताल ठोक कर बताने की का कष्ट करें। कह रहा है किस क्रम में संबंध कारक का सही प्रयोग हुआ है। हमें यह उम्मीद है कि संबंध कारक आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। संबंध कारक की ट्रिक यह है कि अगर किसी वाक्य में का, की, के आ जाता है तो आप ढूंढ लीजिएगा। का, की अगर मैं कह दूं तो आपको ढूंढ लेना है, तो काकी के अगर आ जाता है तो बताइए, रारी रे आ जाता है तो बताइए, नानी ने आ जाता है तो बताइए। तो मैं ये कह सकता हूं कि बच्चे कह रहे हैं कि सर इसमें भी तो आया है के और इसमें भी तो आया है का, आप कहोगे कि सर ए होगा। अरे भैया इसमें के नहीं, इसमें के लिए आया है। जहां पर विभक्ति के लिए आए वहां पर संप्रदान होता है। जहां पर घड़ी से गिर गई यानी घड़ी जो है हाथ से गिर गई, अलगाव हो गया है, वहां पर अपादान हो जाता है, अलग हो गया कोई चीज। हिमालय से नदी निकलती है, यहां पर भी कोई चीज अलग हो रही है तो अपादान हो गया। और आसमान का रंग नीला है, इसमें संबंध कारक की बात की गई है, तो संबंध कारक का मतलब होता है कि काकी के रिलेशन बताया जाए। 18 नंबर आपका चैप्टर का नाम है रस। बीभत्स रस का स्थायी भाव आपको बताइए। ये देखिए कोई बच्चा कह रहा बी और सी, बिल्कुल हाँ, बी और सी अपादान, बिल्कुल सही बात है, अपादान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले फैक्ट पर आएंगे। फैक्ट नंबर दोस्तों है 18। बीभत्स रस का स्थायी भाव दोस्तों होता है डी। बीभत्स का मतलब होता है कि अगर किसी चीज को आप दोबारा देखना ना चाहो, उससे अगर घृणा हो जाए, आंखों के सामने नहीं देखना चाहते तो उसको कहा जाता है जुगुप्सा। यही स्थायी भाव होता है। हिंदी में स्थायी भाव दोस्तों होते हैं, कितने होते हैं बताइएगा, 11 होते हैं। इनकी संख्या क्या होती है, 11 होती है। 19 नंबर आपके स्क्रीन पर है, लॉक किया जाए। क्वेश्चन दोस्तों 19 है, आपको बताना है, लॉक किया जाए। बताइए दोस्तों। सही बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार बच्चे हो आप सभी। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 19 नंबर और आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है दोस्तों, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन कीजिएगा। अनुचित युग्म का चयन आपको करना है। कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे जरा बताएंगे। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, मुझे ये लगता है कि आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, बताइए बताइए दोस्त, क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं कहता हूं दोस्तों यहां पर विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 3 क्वेश्चन और तैयार कर लीजिएगा। सुबोध जो है, सुबोध दुर्बोध होता है। मेहमान का मेजबान होता है। आद्र का शुष्क होता है। उजाला अंधकार नहीं होता है, उजाला का अंधेरा होता है। अंधकार नहीं कर सकते, बहुत फर्क होता है। अंधकार का प्रकाश हो जाता है लेकिन उजाला का अंधेरा होता है, यही फर्क है। यही छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में हमसे हो जाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 20 नंबर। 20 नंबर कह रहा है अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है, बताइएगा। एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है, ये बताना है आपको आंसर क्या होगा। अखरोट शब्द का अगर तत्सम देखना है तो बताएंगे, तो अखरोट का क्या होगा, बहुत से बच्चे अक्षबाट लगाएंगे, जो गलत आंसर सरासर हो जाएगा। अखरोट का अक्षोट हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी लॉक हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अच्छा क्या बात है,
अच्छा, बहुत से बच्चे इसमें अक्षबाट वाले हैं, तो तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। सबसे पहले तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखिएगा, अखरोट की जब बात की जाए, दिमाग में बैठा लो यार, कभी भी गलती नहीं करना है। अखरोट की बात की जाए तो वहां पर आप अक्षोट ही लगाएंगे। और जब आपसे अखाड़ा की बात की जाए, अखाड़ा की बात की जाए तो वहां पर अक्षबाट लगाएंगे। ये दिमाग में कतई मत लाना कि अखरोट का अक्षबाट हो जाएगा। साउंड जो मिलेगा क्या वो आंसर हो जाएगा? कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। अखरोट का तत्सम अक्षोट होता है, अखाड़ा का तत्सम अक्षबाट होता है। यह दिमाग में बहुत बड़ा एक फितूर है जो गलती करोगे ही करोगे। जैसे जैसे गेहूं का तत्सम बताइए, गोबर का तत्सम बताइए। बताइए गोबर का। गेहूं का होता है गोधूम होता है, और गोबर का होता है गोमय होता है। समझ में आया? अगले फैक्ट पर आएंगे। पुंडरीक में समास बताना है, लॉक किया जाए। आएगी लल्ला आएगी, वैकेंसी भी आएगी। अच्छा अच्छा, ये बात है। चलो बहुत बढ़िया। हम्म। पुंडरीक में कौन सा समास है? तो पुंडरीक का मतलब अर्थात भगवान विष्णु की बात हो रही है, दशानन रावण की बात होती है ना? विष्णु की बात हो रही है पुंडरीक में। जब किसी तीसरे की अर्थ की तरफ व्याख्या करी जाती है तो बहुप्री समास हो जाता है। 22 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है, जवाब देना है। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। लॉक किया जाए। आंसर क्या हो सकता है बताएंगे दोस्तों? बहुत बढ़िया। आपसे कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। लोहा, पानी, पीना, धुआं। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा वो होती है जो मिक्सर से बना हुआ है, मिक्सअप से बना हुआ है, और मिक्सअप से बना हुआ है, या फिर अगर जितनी भी जो चीजें हैं वो लिक्विड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है ना? इसी तरीके से जितनी मेटल वाली चीजें हो वो द्रव्यवाचक हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो पानी जो है ये हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, धुआं हो जाएगा। लेकिन पीना जो है ना, ये कैसे हो जाएगा? पीना जो है ना छुपा हुआ है, यही द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है, जवाब देना है। 23 नंबर आपके स्क्रीन पर है दोस्त कि जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है तब वहां पर कौन सा वाच्य होता है? जब क्रिया का विषय कर्ता होता है तो बताएंगे वहां पर कौन सा वाच्य होता है, तो वो हो जाएगा कृतवाच्य होता है। क्योंकि कर्ता इंपॉर्टेंट है, और कर्ता इंपॉर्टेंट वहीं पर होता है जहां पर कृतवाच्य काम करता है। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, एक कृतवाच्य होता है, एक कर्मवाच्य होता है, और एक भाववाच्य होता है। जो कर्ता के द्वारा कार्य करता है वो कृतवाच्य, जो कर्म के ऊपर निर्भर होता है वो कर्मवाच्य, और जो भाव के ऊपर निर्भर होता है वो भाववाच्य। तो 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, आपको जवाब देना है। आपसे कुछ कह रहा है कि क्रिया का प्रभाव, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो गया है। हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो गया कि क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है। अब यहां पर यह क्वेश्चन अलग था, अब बताना है कारक। मैं समझा कि एक ही क्वेश्चन आ गया। 23 नंबर में वाच्य बताना था, 24 नंबर में आपको कारक बताना है। अब कारक का क्वेश्चन है, कारक को लगाइएगा, लॉक किया जाए, जवाब दीजिएगा। क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है? कारक बताएंगे दोस्तों। मैं ये कह सकता हूं दोस्तों, वहां पर आंसर क्या हो जाएगा? कर्ता कारक या कर्म कारक के साथ जो बच्चे जा रहे हैं, क्या कर्ता कारक या कर्म कारक के साथ जो बच्चे जा रहे हैं वो कर्ता कारक के साथ ऑप्शन ए के साथ लॉक हो जाएगा। नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? नम धन अस्ते, नम धन स्ते, नमः धन ते, या नमः धन स्ते। मैं ये कहता हूं कि इसते कोई वर्ड नहीं होता, इसते कोई वर्ड नहीं होता। नमः दंते बराबर नमस्ते होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉक होगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे आपको। बताइए। आज वीडियो आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, ये बहुत थोड़ा सा दुखदाई रहेगा। शेयर नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है। देखिए दोस्तों, अगर मैं ये कहता हूं क्या,
अगर मैं ये कहता हूं आपसे, अगर मैं ये आपसे कहता हूं दोस्तों यहां पर कि इनमें से कौन सा जो है तत्सम शब्द नहीं है, क्या है, तत्सम शब्द नहीं है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएगा। घोटक आप जानते हो, घोड़ा घट जानते हो, घड़ा अग्नि जानते हो दोस्तों आप आग, मोती को मौक्तिक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मौक्तिक कहा जाता है, इसलिए ये तद्भव है, ये तत्सम है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 27। बे अविकारी शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों या फिर वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं, कमेंट कीजिएगा। बे अविकारी शब्द जो शब्दों वाक्यों और वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण आप जानते हो जो क्रिया की विशेषता का वर्णन करते हैं, क्रिया की विशेषता का वर्णन करते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 28 नंबर। अच्छा ये क्वेश्चन क्रिया विशेषण वाला बहुत ही ज्यादा विवादित क्वेश्चन भी है जो समुच्चय बोधक के साथ भी जाता है। समुच्चय बोधक इस क्वेश्चन को कई बार मारा भी गया है, एनसीईआरटी में भी है। फिलहाल अगर मैं बात करता हूं 28 नंबर देखिएगा मधुकलश, यहां से क्वेश्चन की बात करें तो मधुकलश और मधुबाला, मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, ठीक है ना, निशा निमंत्रण, तो ये निशा निमंत्रण वगैरह ये किसकी हैं, ये हरिवंश राय बच्चन की हैं, इसलिए आंसर डी जाएगा। महादेवी वर्मा की बात करें तो इन्होंने लिखा है मेरा परिवार, बहुत सी रचनाएं लिखी हैं, यामा वगैरह। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो हिंदी की आत्मा कहे जाते हैं। निराला की बात करें तो हिंदी के महाप्राण या हिंदी के क्रांतिकारी कवि कहे जाते हैं, आंसर डी जाएगा। इनमें से भाववाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा होगा, मैंने अभी आपको बताया कि वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक कृतवाच्य, एक कर्मवाच्य, एक भाववाच्य। भाववाच्य से संबंधित वाक्य वो होता है जहां पर नहीं आता है 90%, भाव के ऊपर रिलेट करता है, जहां पर भाव प्रधानता की बात होती है। अब जैसे अगर देखा जाए यहाँ पर नहीं आ रहा है, आंसर नहीं होगा, नहीं आ रहा आंसर नहीं होगा, यहाँ पर आ रहा है इसलिए 99% से 90% आंसर भाववाच्य वाला इसी तरीके से हो जाता है। दिगंबर में कौन सा समास होगा दोस्तों, अगर मैं बात करूं दिगंबर की, तो देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं दिगंबर की तो दिगंबर का मतलब क्या होता है, दिगंबर दिशाओं से संबंधित भगवान शंकर की भी बात होती है। जहां पर किसी तीसरे अर्थ की तरफ इशारा किया जाए वहां पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। समास की बात अगर की जाए तो समास का अर्थ होता है संक्षेप, समास के प्रकार होते हैं 6, और समास में देखा जाए बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। अगला फैक्ट, वह आरी से वृक्ष काटता है, ध्यान दीजिएगा, वह आरी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। ये मान लो आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो, वीडियो अभी शुरू हुई है और आने वाले 20 क्वेश्चन में आप 10 क्वेश्चन सही करके दिखाओ, मजा आ जाएगा। 31 से 50 तक चलेंगे अपन, जो बच्चे, जो बहनें, जो भाई अभी आए हैं 31 से 50 तक 10 क्वेश्चन सही करके दिखाएं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप परेशान होंगे, वह आरी से वृक्ष काटता है तो आपको लगेगा कि यह चीज अलग हो रही है। जब कोई चीज अलग होती है तो हमें यह लगता है कि वहां पर अपादान होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आंसर ऑप्शन जाएगा सी के साथ। यहां पर करण की बात करें तो करण में क्यों मैं मार रहा हूं, इसका रीजन आप है साधन, क्योंकि करण में साधन के रूप में से आता है, तो वहां पर आरी क्या है, तो वृक्ष काटने के लिए जो साधन है वो आरी है। क्या वृक्ष कटा है, कोई पता नहीं, क्या वृक्ष खड़ा है, कोई पता नहीं, काट रहा है, समझ में आया, इसलिए आपको याद रखना है। नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित शब्द से आपको परिचय कराना है कि रेखांकित शब्द क्या होगा, कमेंट कीजिएगा। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा। नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित जो है पद हो जाएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा, जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। टपकना एक क्या है, यहां पर क्रिया है, और एक कैसे टपक रहा है ये इसकी विशेषता बता रहा है, और जब विशेषता बता रहा है तो ये बूंद बूंद हो जाएगा क्रिया विशेषण। समझ में आया। चलो अगले फैक्ट पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है दोस्तों दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, कमेंट कीजिएगा। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, देखिए स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो मैं कहता हूं स्त्रीलिंग शब्द वो है जो स्त्री का बोधत्व कराता है, जैसे हीरा हुआ, फुलका हुआ, दुपट्टा हुआ, ये तो पुल्लिंग है, लेकिन प्रकृति जो है क्या है, ये स्त्री का बोधत्व करा रही है। अगले फैक्ट पर आएंगे, अगले फैक्ट पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
फैक्ट नंबर नेक्स्ट पर आएंगे दोस्तों, और फैक्ट कह रहा है कि किस विकल्प में असंगत विलोमार्थी शब्द दिए गए हैं। उसमें आपको एक विकल्प चुनना है। असंगत विलोम शब्द कौन सा है, कौन सा लॉक करना है, जवाब आपको देना है और देना पड़ेगा। बताइएगा जवाब क्या होगा। देखा जाए दोस्तों, यहां पर आहुति का अनाहुति होता है, त्यक्त का गृहीत होता है। त्यक्त का मतलब समझते हो ना, जो त्यागा जाता है। खगोल का भूगोल होता है क्या, उन्मज्जन का निमज्जन होता है क्या। बताइएगा, चारों ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं। सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, जो एक गलत विकल्प है। ठीक है, ओके। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं यहां पर वर्तनी संबंधी विलोम शब्द को देखा जाता है। वर्तनी संबंधी विलोम शब्द यहां पर ऑप्शन नंबर सी है। अनाहुति नहीं होता है। क्या होता है बेटा वर्तनी संबंधी में, अनाहुति ये होता है। इसलिए बस थोड़ी सी चीजें गलत थी। असंगत विलोम शब्द में बात बाकी तीनों सही है। त्यक्त माने त्यागा हुआ, ग्रहित माने क्या होता है, ग्रहण किया हुआ। खगोल का भूगोल सबसे ज्यादा आता है। आंसर हमारा सी जो है, वर्तनी संबंधी विलोम शब्द गलत था। साहित्य की आस्था के रचनाकार कौन है। हरिवंश राय बच्चन के संदर्भ में मैंने बताया कि ये अमिताभ बच्चन के पिता। मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, नीड़ का निर्माण, फिर जैसी रचनाओं को लिखा है। निराला की बात करें तो महाप्राण कहे जाते हैं, क्रांतिकारी कवि हैं। माखनलाल चतुर्वेदी हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी और हिंदी साहित्य की आत्मा कहे जाते हैं। महादेवी वर्मा की बात करें तो मेरा परिवार, गिल्लू, यामा वगैरह रचनाएं लिखी हैं और साहित्य की आस्था भी रचना लिखी है। आंसर ए जाएगा। 36 नंबर देखिएगा, आंसर क्या होगा, लॉक किया जाए। 36 आपके स्क्रीन पर है, कह रहा बंदरिया शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। बंदरिया की बात की जाए तो बंदरिया में इया प्रत्यय है, और इया प्रत्यय है तो प्रत्यय का मतलब है कि प्रत्यय यानी पीछे लगता है। प्रत्यय पीछे लगता है तो पीछे का मतलब है कि पीछे हम लगा सकते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। 37 नंबर देखिएगा, जीव जंतु में समास कौन सा होगा। जीव जंतु में समास कौन सा होगा, तो जीव और जंतु। जीव और जंतु सी क्यों होगा, क्योंकि दोनों पद प्रधान हैं। दोनों पद प्रधान है, इसलिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा, बताइएगा। हाँ जी, दोनों पद अगर प्रधान है तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। 38 नंबर देखेंगे, बताएंगे, लॉक करेंगे, आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया। अकार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। अकार्य का अकाज होता है, जिसको हिंदी में देखा जाए तत्सम संस्कृत भाषा में अकार्य कहा जाता है, अकाज कहा जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 39 नंबर, ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं। इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है, जरा लॉक किया जाए। इनमें से सुनने की बात की गई है, जरा कमेंट कीजिएगा आंसर क्या हो जाएगा। स्वागत है। सुनने की बात अगर की जाए दोस्त, तो यहां पर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। रीजन क्या है, रीजन क्या है, सुनने के लिए एक चीज छुपा हुआ है, के लिए। यहां पर क्या छुपा हुआ है, कि के लिए। अब देखिएगा, क्यों नहीं हो सकता को। अरे भाई, क्यों होगा को, कर्म थोड़ी ना हो रहा है। ईश्वर ने सुनने को में ये छुपा हुआ है कि किसके लिए दिए हैं, सुनने के लिए दिए हैं, इसलिए संप्रदान कारक हो जाता है। याद रखिएगा। लेकिन 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 फैक्ट में हम आपको ये भी बता दें, लेकिन फैक्ट में क्या याद रखना है, कि इसमें करण कारक भी माना जाता है। लेकिन आपको सी ऑप्शन लॉक इसलिए करना है कि को से के लिए डाइवर्ट होता है। क्लियर है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। सजा, कजा, मजा, रजा। लॉक किया जाए। यह क्वेश्चन हमने आपको बताया जरूर था एक बार, अगर याद हो। हाँ जी, याद हो अगर, तो बताया था दोस्तों, बताइएगा। बताओ दोस्तों, याद कराया था ना।
रजा का अर्थ क्या होता है बताओ? इच्छा। रजा का अर्थ क्या होता है? इच्छा। लेकिन रजा जो है यहाँ पर कैसा होगा? इच्छा एक अलग मैटर है, अर्थ होता है। देखिए, कजा का मतलब होता है, रजा का मतलब होता है, सजा का मतलब होता है। इन तीनों को याद कर लीजिएगा, इन तीनों को याद कर लीजिएगा। सजा का मतलब आप जानते हो, सजा दी जाती है, मजा ली जाती है, सजा दी जाती है या मजा लिया जाता है। रजा की बात करें तो रजा होता है इच्छा, कजा होता है मृत्यु, सजा होता है सजा, और मजा होता है मजा। जानते ही दोनों वर्ड तो बहुत आसान है। इस क्वेश्चन में आंसर, अब इस स्थिति में आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। आंसर बेटा क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्यों होगा? मजा, हमेशा मजा पुल्लिंग में होता है, मजा को पुल्लिंग में रखेंगे आप। आंसर हमारा डी नहीं हो सकता, ना सी हो सकता है। समझ में आया? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। आजकल जो छोटे छोटे निब्बा और निब्बियां हैं वो क्या करते हैं? क्या करते हैं भाई? बताओ बताओ, क्या करते हैं? पहले क्या करते हैं? लगे रहेंगे घंटों फोन पर, बतियाएंगे, मजा लेंगे, ठीक है ना, आनंद लेंगे, पूरी जवानी निकालेंगे और इच्छा से, अपनी इच्छा से काम करेंगे। फिर सजा भुगतेंगे और दंड मिलेगा मृत्यु का। ठीक है ना? मृत्यु समझो कि जीवन में अगर कुछ कर नहीं पाया तो चीजें तो गलत हो गई ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कहार का लिंग बताइए। तो कहार का कहारिन हो जाता है, आंसर डी होगा। अगले फैक्ट पर आएंगे, मनोयोग का सही विच्छेद क्या होगा? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, मनोयोग की बात करें तो मनहाधन योग होता है और मनहाधन योग ऑप्शन नंबर बी में है। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जो जितेंद्रिय की बात करें तो यानी जीतने के लिए आप क्या लगाएंगे? बहुब्री समास लगाएंगे। फटाफट बताएंगे। जो इंद्रियों को बस में रखता है जितेंद्रिय कहलाता है। अच्छा, जितेंद्रिय के लिए हम इंद्र लगा सकते हैं क्या? तीसरे अर्थ की तरफ व्याख्या करता है, जो बहुब्री समास होता है। सही वर्तनी, वर्तनी से प्रश्न लिया है तो निवृत्ति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, जो मापा ना जा सके, फटाफट बताएंगे। जो मापा ना जा सके, 10 बजे आपकी क्लास है एनवायरमेंट की। सभी बहनें सभी भाई गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में 10 बजे उपस्थित हो। जो मापा ना जा सके उसको कहा जाता है अपरिमेय कहा जाता है। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिएगा। पुल्लिंग शब्द का चयन कैसे हो सकता है? संसद देखिएगा, गंगा, किताब, सूची पत्र। आप देखिएगा सूची पत्र इस क्वेश्चन का आंसर इसलिए हो जाएगा क्योंकि किताब दोस्तों गिर गई, गंगा बह रही है, संसद, संसद क्या है? भंग हो गई है। सूची हमेशा स्त्रीलिंग, लेकिन सूची के साथ पत्र आ जाए तो वो पुल्लिंग हो जाएगा। दोनों को फैक्ट में याद रखिएगा। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, तो वह बहुत काम अगर ढंग से करते हैं तो एक तो बात क्लियर है कि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आएगा वर्तमान, क्योंकि करते हैं ता है, ती है, ते है, तो वहां पर सामान्य वर्तमान होता है। ब्रह्मा विष्णु और महेश, है ना, यही तो होता है। ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों शक्तियां जगत का संचालन करती हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो यहाँ पर ब्रह्मा महेश है तो विष्णु बीच में आएगा, तो विष्णु के साथ ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, अंतिम लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर करना है होमवर्क में। सही विकल्प का चयन करें। वह सारी रात भर पढ़ता रहा, वह सारी रात पढ़ता रहा, पढ़ता होना चाहिए, वह पढ़ता रहा, वह रात भर पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, वह सारी रात। बताएंगे। क्वेश्चन के सारे ऑप्शन गलत हैं, सारे ऑप्शन गलत हैं, बात ही खत्म है। यहाँ पर अब पढ़ता है, अब देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। है ना? ये तो हमारी गलती है, ये हमारी गलती है, हम लोग भी गलती कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन में आएंगे, 50 नंबर आपके हवाले। बतन साथियों बताओ, इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? हम बहुत से बच्चे कालिदास को गलत लिखते हैं। एक्चुअल में कालिदास को हम ऑप्शन नंबर ए अगर मार रहे हैं तो ये हमारी क्या है? नाकामी रहेगी, यानी हमारी पढ़ाने की और आपकी पढ़ने की। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक का अगर ए आप मार रहे हो तो ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। कालिदास नहीं लिखा जाता है, जबकि होता क्या है शुद्ध में? शुद्ध में कालिदास होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। कालिदास
क्या है, भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं। फिलहाल ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा, चैप्टर गिनते जाइए, चैप्टर का नाम है विलोम शब्द। लॉक किया जाए, आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया। कह रहा अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा? दोस्तों अर्जन शब्द की बात अगर करी गई है तो अर्जन का मतलब क्या होता है? जो आप प्राप्त करते हो, जो आप प्राप्त करते हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, विद्या हो, है ना, जो प्राप्त करते हो, जो आपके हाथ में आया है वही अर्जन है। और जो चीज की जाती है वो अर्जित होती है ना। जो आपके हाथ में आया, जो हाथ से जा रहा है तो मतलब खत्म हो रहा है, तो व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी चला जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर हम बढ़ेंगे। कहता 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या है? दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा मथुरा सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है, क्या ये होगा? मथुरा नगर विशिष्ट है, सबसे श्रेष्ठ व सुंदर या सबसे निराला? तो आपको पता है कि 3 लोक से मथुरा न्यारी एक ऐसा अर्थ एग्जाम में पूछा जाता है जो कहता है सबसे श्रेष्ठ व सुंदर, मतलब यूनिक, बिल्कुल क्रिएटिव, इसके समान कोई दूसरा है ही नहीं। आंसर इसका भी सी चला जाएगा। देखिए दोस्तों तीनों क्वेश्चन किए, पहला का सी, दूसरे का सी, तीसरे का सी, तो चला बताइएगा चौथे का आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया। कैसे हो आप सभी? सभी को गुड इवनिंग। ये क्लास रात 8 बजे चलती है। अगर आपको ईमानदारी से सिलेक्शन लेना है, हर बहन हर भाई हमारा एक परिवार है, ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि सिलेक्शन एक जिद होनी चाहिए। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिंदगी भर नहीं पढ़ता है प्रिपरेशन के लिए, कंपटीशन के लिए। चौथा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, अगर संस्कृति की बात करी गई है तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 नंबर का बी, ऑप्शन बी फॉर ब्रिलियंट चला जाएगा। संस्कृति को ऐसा ही लिखा जाता है। वर्तनी पूछी थी और कुछ नहीं पूछा था। 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चैप्टर का नाम है अनेकार्थी समानार्थी। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में अंबर का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? आपको लॉक करना है दोस्तों। अंबर, आपको पता है अंबर में आपका क्या आ जाता है? अंबर में आपका आकाश आ जाता है, अंबर में आपका नभ आ जाता है, अंबर में आपका व्योम आ जाता है, अंबर में आपका क्या, आपका बादल भी आ सकता है क्या? बताइए, कमेंट करिएगा। लेकिन एक चीज हमेशा आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि अंबर में आपका प्रकाश नहीं आ सकता है। वस्त्र भी आते हैं, बादल भी आते हैं। वस्त्र क्यों? क्योंकि जो शरीर को ढकते हैं वो अंबर रूपी आवरण को प्रदान करते हैं। आंसर डी हमारा नहीं आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपके माइंड को चेक करेगा, आपके माइंड को चेक करेगा, आपके आईक्यू को चेक करेगा। देखता हूं कितना अच्छा आपका आईक्यू है। कहता है नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में, ए बी सी डी में, कहता है कि भाई कौन सा ऐसा पेयर है जो विलोम नहीं है, यानी चारों पेयर में आपको देखना है कि कौन सा पेयर मिल नहीं रहा है। अब दिमाग लगाइए, आंसर क्या हो सकता है बताइए। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, चारों आपको सही लगेंगे, चारों आपको सही लगेंगे, लेकिन एक आपको यहां पर गलत है तो है। आयात का निर्यात होता है, बिल्कुल सही है। दृश्य जो चीज दिखाई देती है भैया, यहां आयात का मतलब समझते हो ना, आयात निर्यात वही एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली चीज। दृश्य जो दिखाई देता, दृश्य जो नहीं दिखाई देता, सही। प्रत्यक्ष का परोक्ष, आप देखिए जो बच्चे कहते हैं ना सर कि प्रत्यक्ष का विलोम, यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं प्रत्यक्ष और परोक्ष भी सही है। आंसर इस क्वेश्चन का है डी आंसर, क्योंकि आमिष का सामिस नहीं, सामिस का आमिष नहीं। ये होता क्या है दोस्तों? ये होता है निरामिष होता है। क्या होता है? निरामिष अगर होता तो चलो ठीक था, एक बार यही पेयर नहीं सही है, बाद बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है, आपसे जुड़ा हुआ प्रश्न आपको लॉक करना है। बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। देखिए दोस्तों यहां पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है फल का पर्यायवाची शब्द है। फल आपको बताना है कि फल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। फरेब तो हो नहीं सकता क्योंकि झूठ फरेब होता है। फल का पर्यायवाची जो होता है, फल का मतलब होता है रिजल्ट होता है, रिजल्ट होता है। या तो फिर एक हम कह सकते थे कि वो जो फ्रूट होता है ना, जो फ्रूट होता वो फल हो जाता, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट का मतलब फल होता है, और फल का रिजल्ट का और फल का दोनों का मतलब परिणाम भी होता है, और परिणाम होता है तो आंसर हमारा किसके साथ चला जाएगा? 7 का बी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा जबरदस्त तरीके से कर लेते हैं, जो एग्जाम में आज के बदलते पैटर्न से पूछा जा रहा है। वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो व्याकरण अथवा तत्वज्ञान के नियम के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यानी एक ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना है कि जहां पर ये देखिए इतना ए ऑप्शन है, इतना बी ऑप्शन है, फिर इतना सी ऑप्शन है, फिर इतना डी ऑप्शन है। मतलब ऐसे आपको देखना, ए वाला ये है, बी वाला ये है, सी वाला ये है और डी वाला ये है। तो ऑप्शन भी ए बी सी डी में ही है।
आपको ये बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन गलत है। हजारों गांव के लोग आज रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। कोई त्रुटि नहीं, बताइए ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। हजारों गांव के लोग, यही गड़बड़ आ रही संख्याओं में और लोगों में क्या है, फर्क नहीं है, क्योंकि बहुवचन और एक वचन का सही प्रयोग करना हमें आना चाहिए। तो यही दोस्तों कहीं ना कहीं त्रुटि था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन कह रहा है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में भोग के लिए दी जाती है उसको क्या कहा जाएगा? उपहार आप जानते हो, उपहार का मतलब होता है जो भेंट दी जाती है ना, वो उपहार होता है। पथ्य का मतलब वो होता है जो आप कहते हो पथ्य अपथ्य, यानी जो खाया जाता है, जो नहीं खाया जाता है। स्वल्पाहार का मतलब जो कम खाता है, और पाथे का मतलब जो कहीं ना कहीं रास्ते के लिए दी जाती है। तो पाथे इस क्वेश्चन का आंसर 9 का बी हमारा लॉक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कहता उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? दोस्तों, जब उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद पूछेगा तो मैं आपको बता देता हूं कि शब्द जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक आपका हो जाएगा तत्सम हो जाएगा, क्या? एक आपका क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा, क्या बताइएगा? एक आपका तद्भव हो जाएगा, बताइए। एक आपका क्या हो जाएगा? देशज हो जाएगा, बताइए दोस्तों, बहुत बढ़िया। और एक आपका हो जाएगा विदेशज हो जाएगा। तो हमारा ये मोटिव है कि हर बच्चे को पूरा A to Z 100% ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। तो ये 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो उत्पत्ति के आधार पर तत्सम तत्सम तद्भव देशज विदेशज। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 11 नंबर उखाड़ दीजिएगा। सदृश्य का वर्तनी आपको बताना है कि सदृश्य को कैसा लिखा जाता है, बताइए। लॉक किया जाए, आंसर क्या हो सकता है? बहुत सुंदर। देखिए दोस्तों, हम ये कहते हैं कि सदृश्य को लिखने के लिए कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। अब ज्यादा अगर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है तो हम कैसे लगाएंगे, कैसे हम लिखेंगे? तो मैं ये कहता हूं कि सदृश्य को लिखने के लिए हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा या सी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आप देखिए यहां पर क्या चारों ऑप्शन सही हैं? क्या चारों ऑप्शन सही हैं? तो मैं ये कहता हूं कि इस क्वेश्चन में केवल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है, सदृश्य माना जाता है जिसको इस तरीके से लिखा जाता है। दृश्य कोई चीज होती ही नहीं है। रियलिटी तो दोस्तों ये है, जिस तरीके से कालिदास होता है, जिस तरीके से कवित्री होता है, जिस तरीके से ज्योत्सना होता है, अंतर्ध्यान होता है, जिसको अंतर्ध्यान न लिखकर अंतर्धान लिखा जाता है। ठीक है ना। फिलहाल अभी हम आगे और करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है जो क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण का मतलब समझते हो? क्रिया विशेषण का मतलब होता है कि जो क्रिया की विशेषता का वर्णन करता है, क्रिया की विशेषता का वर्णन करता है। और क्रिया की विशेषता हो सकती है डी ही ऑप्शन में, कि राम धीरे धीरे चलता है। तो चलने की विशेषता क्या है कि वो कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। तो इसलिए धीरे धीरे क्या हो जाएगा यहां पर? क्रिया विशेषण। और जो नीला है ये केवल विशेषण होता है ना। तो ये चीजें जाननी चाहिए। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। 13 नंबर देखिएगा, आंसर क्या होगा, लॉक किया जाए। चलिए बताइए। बहुत अच्छे। गुलाब सुंदर फूल है, वाक्य में गुलाब क्या है? गुलाब आपको ऑप्शन में मारना है कि कौन सी संज्ञा है, कौन सा ऑप्शन लॉक होगा। लॉक किया जाए, जवाब दिया जाए। यहां पर अगर मैं कहता हूं दोस्तों कि गुलाब एक सुंदर फूल है, 2 क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, 2 क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, कहता हूं गुलाब क्या है, पहला तो ये बता दीजिए, और फूल क्या है, दोनों बता दीजिए। ऑप्शन आपके यही हैं चारों, वाक्य यही है। मैंने कहा गुलाब सुंदर फूल है, वाक्य में गुलाब बता दीजिएगा। और मैंने कहा गुलाब सुंदर फूल है, तो वाक्य में फूल बता दीजिएगा क्या है। तो मैं ये कहता हूं दोस्तों कि गुलाब की बात की जाए तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि नाम ले लिया गया है, पर्टिकुलर पर्टिकुलर नाम ले लिया जाए कि भाई किसका फूल, तो आंसर आएगा गुलाब का फूल। दूसरा, अगर फूल की बात होती तो वहां पर तुरंत जातिवाचक हो जाता। तो समझ में आया। तो हर चीज को ध्यान दीजिए, दुनिया के जितने फूल हैं वो जाति में आ जाएंगे। और अगर नाम ले लूंगा कि भाई गुलाब का है, कमल का है, गेंदा का है, कड़हल का है ना, तो इस तरीके से हम जो आंसर लगाएंगे वो नाम से व्यक्तिवाचक और जाति से जातिवाचक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, कहता है समरूपी शब्द आगार आकार के सही अर्थ का भेद कीजिए।
आगार आकार आपको बताना है। आगार लिखा है और एक आकार लिखा है। इस आगार का मतलब क्या होता है जो इस ऑप्शंस में दिया होगा पहले जगह, और इस आकार का मतलब क्या होता है ये दिया होगा दूसरी जगह। बताइएगा, लॉक किया जाए, आंसर क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको लॉक करना है। आगार का मतलब बता दो, आकार का मतलब बता दो। कैसे हो आप सभी, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आगार का मतलब क्या होता है, भंडार होता है। आकार का मतलब क्या होता है, आकृति होता है। आगार में भंडार कहते हैं ना, आगार अन्न भंडार है ना, तो उसको आगार कहा जाता है। वो चाहे किसी का भी भंडार हो, चाहे वो धन का हो, दौलत का हो, चाहे अन्न का हो, इसलिए उसको भंडार का नाम दिया जाता है। और आकार तो आप जानते हो, आकृति। अगला क्वेश्चन, तुम यह काम मत करो, तो बताइएगा कि यह वाक्य किस श्रेणी में आएगा। 15 नंबर का एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक वाक्य से कॉन्सेप्ट लिया गया है, और वाक्य का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, कहता कि तुम यह काम मत करो। तो यहां पर आपसे कह रहा है कि वाक्य का कौन सा सेंटेंस किस सेंटेंस के अंतर्गत आएगा, तो वो आएगा निषेधवाचक के अंतर्गत। क्योंकि जहां पर काम में मनाही होती है, जहां काम में मनाही होती है, तो वहां पर मत यानी मना किया जाता है ना, नहीं किया यानी नहीं करो, निर्देश दिया जाता है, वो भी किसमें, निगेटिव सेंटेंस में निर्देश दिया जाता है, तो निषेधवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द दीठी का तत्सम रूप है। आपको ये बता देना है कि जो दीठी है ना, ये इसका मतलब क्या होता है। पहले तो यही बता दीजिएगा मतलब क्या होता है, और फिर जो है आप अगर मतलब जानते हो तो इसका तत्सम बता दीजिएगा, क्योंकि तत्सम वही होता है जो डायरेक्ट संस्कृत से आता है। तो दीठी को जो है तत्सम रूप में दृष्टि कहा जाता है, और दृष्टि को लिखा जाता है शुद्ध रूप में ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है ना, चलेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 नंबर आपसे कह रहा है दोस्तों कि एक पेड़ वाला फिर से क्वेश्चन आ रहा है, कहता है समरूपी शब्द युग्म बारिज का मतलब बताइए और बारिद का अर्थ बताइए। हिंदी के ऐसे बदलते पैटर्न से क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे आपके। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। कहता है बारिज का अर्थ क्या है और बारिद का अर्थ क्या है, आपको कमेंट करना है। चलिए देखिए, आपने सुना होगा कि अगर दुनिया के कोई भी शब्द के अंत में अगर जा वर्ण आ जाता है तो कमल हो जाता है। दुनिया का कोई भी शब्द अगर धा के वर्ण से खत्म होता है तो वो समुद्र हो जाता है। और दुनिया का कोई भी ऐसा वर्ड है, क्या है, दुनिया का कोई भी ऐसा वर्ड है जो दा से खत्म होता है तो वो बादल हो जाता है। क्या बेटा, बादल हो जाता है। तो पंकज नीरज बारिज, पंकज नीरज बारिज धीरज तोयज जो भी आते हैं, चाहे आप अपने नाम के पीछे का वर्ड हटा के जा जबरदस्ती लगा लो तो भी कमल हो जाएगा। तो कमल हो जाएगा मतलब बारिज हो जाएगा कमल, और ये बारिद हो जाएगा क्या, दा लगा है तो बादल, आंसर बी हो जाएगा। समझ में आया। अगर यहाँ बारिद होता तो ये क्या हो जाता, बदल के हमारा कमल और समुद्र हो जाता। अगला क्वेश्चन, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं, जरा कमेंट कीजिएगा। स्वागत है हरशेरनी का स्वागत है गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। बहुत बढ़िया। कहता है दोस्तों अपवाद को छोड़कर, अगर अपवाद को छोड़ दिया जाए कि जैसे छोटी ई और बड़ी ई को छोड़ अगर दिया जाए, अगर हम री को छोड़ दें तो सारे जो अक्षर होते हैं वर्णमाला के वो पुल्लिंग ही होते हैं। याद रखना है कि जितने भी वर्ण होते हैं, अगर वर्णों की संख्या देखी जाए दोस्तों हिंदी में तो 52 होती है, जिसमें स्वरों की संख्या अगर देखी जाए तो दोस्तों 11 होती है, और अगर व्यंजन की बात अगर की जाए तो व्यंजन की संख्या 33 होती है। अगर इन वर्णों को देखा जाए तो अधिकतर जो वर्ण होते हैं वो पुल्लिंग श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है ना, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सज्जन शब्द में समास कौन सा होगा। बहुत सुंदर, क्या बात है। चलो बताइएगा, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा कि सज्जन शब्द में कौन सा समास होगा। और अगर हम सज्जन की बात कर लेते हैं तो भैया लोग कैसे हैं, इसमें एक चीज छुपी हुई है, लोग। जन का मतलब होता है टू द पीपल, है ना। और अगर हम कहते हैं कि जो लोग हैं, पीपल हैं दोस्तों, ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे सज्जन हैं, अच्छे हैं, खराब हैं, मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, गोरे हैं। तो ये क्या है, ये विशेषता है। और जहां पर विशेषता आती है वहां पर विशेषण होता है, और जहां पर विशेषण होता है वहां पर विशेष से होता है। और विशेष से की मैं अगर बात कर लेता हूं तो दोस्तों विशेषण और विशेष से वाले पद प्रधानता की बात कर्मधारय में ही होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20।
जवाब दीजिएगा। 20 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। बड़ा सुंदर प्रश्न है। शुद्ध शब्द आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन की तरफ हम बढ़ेंगे, कौन से ऑप्शन की तरफ हम बढ़ेंगे, बताइए बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है कि अंगना होगा, चांद होगा, आंख होगा या अंक होगा। तो यार देखिएगा कि अगर हम शुद्ध शब्द की बात करते हैं तो यहां अंगना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चांद में दोस्तों चंद्र रूपी बिंदी गायब है, आंख में दोस्तों आंख रूपी बिंदी गायब है, और अंक में दोस्तों अंक रूपी यानी चंद्र बिंदु गायब है। इसलिए केवल अंगना ही एक ऐसा है जो इस बिंदी के अंतर्गत आएगा, बाद बाकी सभी में क्या लगेगा, इस बिंदु का इस्तेमाल होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर ये रहा। वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप अगर नए हैं तो हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी मुझे अपना डिस्ट्रिक्ट जरूर कमेंट करें कि आप किस सुंदर जिले से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं या कर रही हैं। सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मैं चलती थी मैं जो मैं आया है, ये मैं जो आ रहा है, इसमें मैं का बहुवचन क्या होगा। मैं चलती थी, इसमें मैं का बहुवचन आपको बताना है, कमेंट करना है, लॉक करना है। चलिए देखिए दोस्तों, अगर मैं कहता हूं दोस्तों यहां पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कि बहुवचन क्या होगा, क्या है बहुवचन क्या होगा, तो हम हो जाएगा आंसर 21 का ए लॉक हो जाएगा भैया। ए फॉर अप्रैल हो जाएगा। क्लियर है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैं अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो हम आपको भी ले लेंगे, सबको ले लेंगे, या हम खुद के लिए अगर मैं बनाऊंगा तो मैं कह दूंगा क्या कि भैया बहुवचन का अगर मैं कह रहा हूं तो वो हम तो हो ही जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 22 बड़ा अच्छा स्क्रीन पर क्वेश्चन है। चलिए चलो भाई बताइए, शुद्ध पूछा था, क्या दिक्कत है, कृपया गलत ना, क्या समस्या क्या हो जाती है ना, तगड़ा नशा मत करो, क्वेश्चन को सही से पढ़िए। चलो क्वेश्चन पर आ जाइएगा, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से एकदम से नशाबाजी छोड़ दीजिएगा, पढ़ाई थोड़े दिन करनी है, ठीक है। हाँ जी, कभी कभी ऐसा होता है ना, नशा वाला मतलब वो नहीं है, नशा का मतलब होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस, तो इसलिए तगड़ा नशा मत करो। से अलगाव किस विभक्ति का बोधक होता है, तो अलगाव के लिए अपादान हो जाता है, अलगाव में आता है से आता है, जब भी कोई चीज एक दूसरे से अलग हो रही होती है तो वहां पर अलगाव हो जाएगा। अधिकरण में बेटा में आता है और साथ में पर भी लेकर आता है। कर्म में क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, तो हम कहेंगे कर्म को आता है। संप्रदान में आता है के लिए आता है, तो इसलिए हर विभक्ति को मैंने बता दिया, आंसर डी हो जाएगा क्योंकि अलगाव आ रहा है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में भूतकाल का उदाहरण आपको बताना है, आपको लॉक करना है, जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। यहां पर देखिएगा कह रहा भूतकाल का उदाहरण। भूतकाल का मतलब होता है वही पास्ट, और पास्ट का मतलब होता है जो बीत गया हो, पास्ट का मतलब होता है जो बीत गया हो। और अगर पास्ट का मतलब जो बीत गया हो दोस्तों, चलिए बेटा वो अंक में चांद नहीं होता है, अंक में वो अंक दूसरा वाला यूज हुआ था, इसलिए वहां पर अंक के 3 रूप होते हैं। समझिएगा इस चीज को, अंक के क्या होते हैं, 3 रूप होते हैं, इसलिए इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। वो अंक दूसरा होता है जिसका अर्थ दूसरा होता है, मैं उसी की बात कर रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं बार बार। निम्नलिखित में भूतकाल का उदाहरण क्या होगा, तो कहता है कि भैया जाता हूं, आ रहा है, पढ़ेगा, राम घर गया था, आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि जो चीज कहीं ना कहीं बीत चुकी हो इसलिए वही हमारा भूतकाल होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, लॉक किया जाए। चलो भाई जवाब दीजिएगा। बेटा यहां पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्या है, कह रहा है आपसे कि अनाधिकार का शुद्ध रूप क्या होगा। अनाधिकार की अगर मैं बात कर लूंगा, क्या है, अनाधिकार की अगर मैं बात कर लूंगा तो 100% में 99% बच्चे फेल हो जाएंगे। 99% बच्चे फेल हो जाएंगे दोस्तों। क्यों हो जाएंगे, आप पहले लगा के देखिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर हो क्या सकता है। अनाधिकार को कभी भी अनाधिकार नहीं लिखना, अनाधिकार में आ भी छोटा ही आएगा और ना भी छोटा आएगा। अब आपको बहुत से लोगों को ये बात पचेगी नहीं, क्योंकि बात को पचाना पड़ेगा, क्योंकि वर्तनी पूछा है तो वर्तनी को सही करना पड़ेगा भैया, है ना। क्योंकि अनाधिकार को कभी भी अनाधिकार लिख नहीं सकते, आंसर हमारा सी हो जाएगा। अनधिकार होता है, आ भी छोटा है और ना भी छोटा है। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नमस्ते का सही संधि विच्छेद, फंसने वाले हो नमस्ते में। किन बच्चों को आ रहा है इस क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर, आपको जवाब देना है।
नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होता है, कमेंट करिएगा। देखिए, नमस्ते में हमेशा आपसे दो क्वेश्चन पूछेगा। पहला तो आपसे ये पूछेगा कि पहला भैया संधि बता दीजिएगा, और संधि अगर तुरंत पूछे तो आपको याद रखना है विसर्ग संधि हो जाएगी। नमस्ते में अगर आपसे संधि पूछ लिया तो विसर्ग हो गई, और नमस्ते में संधि विच्छेद पूछ लिया तो नमः दंते बराबर नमस्ते होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? हाँ जी, ठीक है। अब दो चीजें आ जाती हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। दो चीजें आ जाती हैं, एक नमस्ते में संधि विच्छेद और एक नमस्ते में संधि कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 26, समास में आ जाइए। एक क्वेश्चन समास का आप सभी के नाम। नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुत ज्यादा विवादों में क्वेश्चन रहता है कि कर्मधारय मारे या बहुब्री मारे। तो नीलकंठ दोस्तों, सबसे पहली बात, चाहे कर्मधारय हो ऑप्शन में, चाहे बहुब्री हो ऑप्शन में, दोनों हो ऑप्शन में, तब भी आपको बहुब्री ही मारना है। कर्मधारय तब आपको मारना है जब बहुब्री ऑप्शन में ना हो। मेरी बात समझिएगा कि आज यहां पर ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 में कर्मधारय बहुब्री है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन नंबर 1 को ही मारेंगे। क्यों मारेंगे? क्योंकि नीलकंठ को देखिएगा, कंठ की बात कर रहा है, और कंठ क्या है भैया? ब्लू है, यानी ब्लू है, ब्लू है भाई, तो नीला है। और भगवान हमारे महाकाल, यानी जिनसे हम प्रेम करते हैं, और वो है महाकाल। और महाकाल की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों नीलकंठ नाम दिया जाता है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीसरे अर्थ की तरफ अगर जो व्याख्या कर दे तो वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलो भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप बीती शब्द में कौन सा समास है? अगर आप बीती आ जाए तो फिर क्या करेंगे? आप बीती, चलो बताओ। आप बीती में अगर देखा जाए तो आप बीती में तत्पुरुष समास को लगाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं तो आप बीती में तत्पुरुष समास ही लगाना है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने पर जो बीतती है, तभी कहते हैं ना अपने पर बीतती है। तो अपने पर जो बीतती है तो वहां पर कौन सा हो जाएगा? वहां पर हो जाएगा दोस्तों अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। ये भी बात दिमाग में बैठा लेना है मेरे लाल। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर लॉक हो जाएगा। एक क्वेश्चन साहित्य का है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर कहता है रचना किसकी है, यानी दीप शिखा सप्तवर्णा। दीप शिखा दो रचनाएं, यानी दो रचनाएं हैं, दीप शिखा और सप्तवर्णा। एक रचना ये है और दूसरी ये है। दीप शिखा किसकी रचना है, सप्तवर्णा किसकी रचना है? आपको कमेंट करना है, ताल ठोक कर कमेंट करना है। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए मार रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि महादेवी वर्मा की रचना है। बिल्कुल सही बात है, महादेवी वर्मा ने दीप शिखा को लिखा है, सप्तवर्णा को लिखा है, माई फैमिली को लिखा है। माई फैमिली का मतलब है मेरा परिवार, ये भी बात ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। कहता दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइएगा कि यहां पर कठिनाई से होने वाला कार्य, यानी कठिनाई से होने वाले कार्य के लिए, क्या कठिनाई से होने वाले कार्य के लिए आपको एक शब्द बताना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ताल ठोक कर बताइए। कठिनाई से जो कार्य होता है उसके लिए आपको बताना है। हाँ, असाध्य, श्रम साध्य, या फिर आसान, या फिर कष्ट साध्य। कठिनाई से होने वाले कार्य के लिए आप असाध्य बहुत सारे बच्चे मार रहे हैं, जो यहां पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। हाँ जी, क्या है? ठीक है, कष्ट साध्य हो जाएगा भाई, कष्ट साध्य। ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा। कठिनाई से होने वाले कार्य को कष्ट साध्य का नाम दिया जाता है, श्रम साध्य नहीं। श्रम साध्य तो वो होता है जो अच्छा कार्य हो, जो सुलभ कार्य हो, वो भी आ जाता है उसमें। अगले क्वेश्चन नंबर 30 पर आइए। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। कहता दिए गए शब्द का विलोम चुनना है कि भैया वृद्ध का विलोम क्या होगा। वृद्ध का विलोम क्या होगा? वृद्ध का विलोम कितने बच्चे मार लेंगे, जरा लॉक कीजिएगा। वृद्ध का विलोम आपको लॉक करना है, जवाब दीजिएगा। कहता है दोस्तों वृद्ध के विलोम के लिए आपको मारना है भाई किशोर मारना है, क्योंकि कोई भी वृद्ध है तो उसका उल्टा तो किशोर ही होगा, क्योंकि किशोर होता है 12 से 18 और वृद्ध होता है भैया 60 से ऊपर वाला, है ना। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
का गा जाफा। लास्ट के 20 प्रश्न, अगर जो बच्चा अभी आया है, जो बहन, जो भाई, जो गृहिणी अभी आई है, वो 1 नंबर समझे इसको। और लास्ट के 20 प्रश्न यानी 20 क्वेश्चन में आपको करने हैं, 5 से 7 क्वेश्चन करने हैं। इतना तो भैया कर ही सकते हो। ये देखिएगा दोस्तों, ये 4 ध्वनियां हैं। 4 ध्वनियों को अरबी फारसी के अंतर्गत रखा जाता है। थोड़ा सा तेज बढ़ाते हैं। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द के पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? एक बार मैंने इस क्वेश्चन को कराया है। अगर आपको ध्यान है, नहीं ध्यान है, नए हैं तो समझिएगा, ये 32 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में पिछले 3 सालों से बहुत पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा उपसर्ग आचार से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो मैं कहता हूं, क्या अत्याचार हो जाएगा? और अगर अत्याचार हो जाएगा तो अति लग जाएगा, क्योंकि आचार है दोस्तों। आचार से पूर्व कोई उपसर्ग लगेगा तो वो अति लगेगा, और अति प्लस आचार बराबर अत्याचार हो जाएगा। ये बात दिमाग में बैठा लो। अगला क्वेश्चन है 33। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहा जाता है? बताइए। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में विधान करते हैं, मानते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? जो कार्य की प्रगति को दर्शाता है उसको क्रिया कहा जाता है। क्रिया के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? क्रिया के कई प्रकार होते हैं, बल्कि कर्म के आधार पर क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। एक दोस्तों होता है सकर्मक होता है, और एक दोस्तों होता है अकर्मक होता है। जो कर्म के आधार पर वो सकर्मक, जो कर्ता के आधार पर वो अकर्मक। जहां कर्म हो वहां सकर्मक, जहां कर्म ना हो वहां अकर्मक। आंसर हमारा बी लॉक हो जाएगा। बोलो, क्वेश्चन का कोई भी पहलू बचा है? हर क्वेश्चन की इतनी रीढ़ तोड़ देंगे कि क्वेश्चन बचेगा नहीं। 34। दुरावस्था का शुद्ध शब्द बताइए कि दुरावस्था को कैसा लिखा जाता है? बताओ, दुरावस्था को कैसे लिखा जाता है? अगर ये जान गए तो सब जान गए, ये जान गए तो सब जान गए, क्योंकि हमको लगता है, हम लोगों को लगता है कि अनाधिकार ही शुद्ध होता है, जबकि होता क्या है? शुद्ध अनधिकार होता है। हम लोगों को लगता है कि कालिदास ही शुद्ध होता है, कालिदास शुद्ध होता है, लेकिन होता कौन सा शुद्ध है? कालिदास होता है। तो कौन सा शुद्ध है? ये शुद्ध है। हमको ये लगता है कि दुरावस्था ही शुद्ध है, लेकिन होता कौन सा है? दुर्वस्था होता है। ठीक है ना? तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। 35 नंबर आपके स्क्रीन पर सॉरी, चलो भाई बताइएगा। तो जनाब 35 नंबर क्या कह रहा है कि किस शब्द में री ध्वनि नहीं आ रही है, री स्वर नहीं है? आपको लॉक करना है, क्योंकि आप जानते हो री को स्वर माना जाता है। ठीक है, बिल्कुल माना जाता है, लेकिन स्थायी स्वरों में री को नहीं गिना जाता है, लेकिन एक्चुअल में री है। अगर हम बात कर रहे हैं, री का मतलब होता है कि जहां पर इंग्लिश में लिखते समय आर आई हो जाए। तो कृपा में आप देखिएगा, इंग्लिश को लिखेंगे तो आप क्री हो जाएगा, ऐसे ही कृष्ण को आप क्री करेंगे, ऐसे ही दृष्टि में आप डी आर आई करेंगे, है ना? इसी तरीके से क्रमांक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्रमांक में आपका लिखोगे इंग्लिश में तो क्रा आएगा, है ना? तो इसलिए ये क्या है? ये क्रा है। अगला क्वेश्चन, माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पिछले साल का क्वेश्चन है, आपको लॉक करना है, जवाब देना है। माथा ठनकना, अरे माथा ठनक गया, बताइए। माथा ठनकना दोस्तों यहां पर हो जाएगा क्या? संशय हो जाना कि हाँ कुछ तो दया गड़बड़ है, कुछ तो दया काला है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? दाल में काला है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, अमेरिका ने नेपाल को आर्थिक सहायता दी में कौन सा कारक है? जरा लॉक किया जाए, जरा जवाब दिया जाए, जरा लॉक किया जाए दोस्तों कि अमेरिका ने नेपाल को आर्थिक सहायता दी। तो हम ये कह सकते हैं अमेरिका ने किसे दी? तो मैंने कहा कि दान देना, क्वेश्चन में अगर उपहार देना, क्वेश्चन में अगर किसी को भेंट दिया जाए, क्वेश्चन में कोई भी चीज अगर आप दे रहे हो, गिव कर रहे हो दोस्तों, गिव अप नहीं, गिव कर रहे हो, गिव अप माने होता है छोड़ना, त्यागना, तो वहां संप्रदान कारक हो जाता है। संप्रदान कारक में जितनी भी दी गई वस्तुएं हैं वो सभी आ जाएंगी, चाहे राजा भिखारी को कंबल देता हो, चाहे राजा भिखारी को चावल देता हो, कुछ भी हो, है ना? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 38 नंबर, 38 नंबर में दो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बहुत सुंदर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। मिलेगी, रोज मिलेगी क्लास 8 बजे रोजाना के लिए। सब्सक्राइब करें, अपने परिवार की तरह हृदय से जुड़ने के लिए जरूर जुड़ें। बाकी लोग तो दिखावे के लिए भी जुड़ जाते हैं।
ठीक है ना, तो दिखावे के लिए नहीं बल्कि हृदय से जुड़े। क्वेश्चन नंबर 38 मेरे लाल के लिए है, सभी बच्चों के लिए। 38 नंबर में कह रहा, देखिएगा दो चीजें आपको याद रखनी, एक या होता है, एक वाह होता है। या और वाह दो ही ऐसे हैं जो अर्ध स्वर की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए लॉक हो जाएगा। और याद रखना है, या एक अर्ध स्वर भी है, या एक क्या है आपका अंतस्थ व्यंजन भी है, और ये या एक तालव्य व्यंजन भी है। अगला क्वेश्चन 40 है कि विवाद का विलोम क्या होगा। 90% बच्चे क्या इस क्वेश्चन में फेल होंगे? 1% बच्चे वो कौन होंगे जो पास होंगे? जरा कमेंट करिएगा, जरा कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जरा लॉक कीजिएगा। कह रहा विवाद का विलोम क्या होगा, विवाद में विलोम क्या होगा। देखिए विवाद का जो विलोम होता है वो होता है एक्चुअल में प्रतिवाद नहीं होता है, निर्विवाद होता है। समझिएगा ध्यान से, विलोम जो है निर्विवाद होता है। वैसे विवाद को वाद भी कहा जाता है, विलोम शब्द में वाद भी कहा जाता है, लेकिन अब वाद और निर्विवाद दोनों साथ में। प्रतिवाद जितने बच्चे मार रहे हैं उनको 15,000 तोपों की सलामी। आंसर हमारा सी हो जाएगा। जब सी नहीं है तो हम वही बात नहीं, नीलकंठ में जैसे हम बहुब्री नहीं होता है तो कर्मधारे लेते हैं, जब निर्विवाद नहीं होगा तो वाद हम मारेंगे। 40 नंबर देखिएगा, 40 दो बार आया है, अच्छा 39 हो गया था रिपीट, कोई बात नहीं, अब है 40 एक्चुअल में। दुःशासन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सही संधि विच्छेद क्या होगा और संधि कौन सी होगी, दोनों बताना है। बहुत शोर हो रहा है, शोर तो हो ही नहीं रहा है, बहुत साइलेंस ही है दोस्तों, कहां शोर हो रहा है। दुःशासन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो सही संधि विच्छेद होगा दुःधन शासन। दुःधन शासन बराबर दुःशासन, और संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है ना, क्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, 41 आपके स्क्रीन पर है। कहता है युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द आपको बताना है कि एक शब्द कौन सा होगा। तो युगों के लिए देखिए अर्वाचीन प्राचीन का विलोम होता है, प्राचीन का विलोम होता है। युगांत क्या होता है, युग का अंत होता है क्या, बताओ। युगांतर क्या होता है, सनातन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, सनातन की अगर मैं व्याख्या करूंगा तो इस क्वेश्चन पर 41 पर सटीक बैठेगी। सनातन का मतलब होता है जो युगों युगों से समय समय से चला आ रहा है, ठीक है ना, जिसका कोई अता पता नहीं कि कब से चला आ रहा है, इतना प्राचीन है, इतना प्राचीन है कि उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलो भाई बताओ, शुद्ध वर्तनी बता दीजिएगा कि निरअपराध में, निरअपराधी में, निह अपराध में कौन सा ऑप्शन शुद्ध माना जाता है। आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है कि भाई देखिएगा निरअपराध, निह अपराध तो कोई शब्द ही नहीं होता है, हमने तो संधि विच्छेद करने को बोला ही नहीं है। निरअपराध एक्चुअल में सही शब्द होता है, निरअपराधी होता ही नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, वज्र प्राणी में कौन सा समास है। आइए समास को चख लेते हैं, समास कैसा है। कहता वज्र प्राणी में, ध्यान दीजिएगा, वज्र पाणी में समास कौन सा होगा। तो सामासिक विग्रह अगर देखेंगे तो वह जिसके पाणी, पाणी का मतलब होता है हाथ, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, वह जिसके पाणी, पाणी में क्या है, पाणी में वज्र है, वज्र है, अर्थात इंद्र की बात हो रही है। पाणी का मतलब हाथ होता है दोस्तों, और हाथ होता है तो ये बहुब्री समास की तरफ जाएगा, यानी अर्थ अगर इंद्र की तरफ चला गया, महाकाल की तरफ चला गया, रावण की तरफ चला गया तो बहुब्री समास की तरफ हो जाएगा इस क्वेश्चन का झुकाव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलो भाई बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के नाम। सही वर्तनी में निवृत्ति बताना है। निवृत्ति को एक्चुअल में लिखने के लिए कोई ज्यादा प्रयास करना नहीं है, निवृत्ति को यहां से इस तरीके से भी अगर आप उठाओगे तो भी मिल जाएगी। हाँ ये क्वेश्चन है लाजवाब और लल्लन टाप। मैं फिर से कहूंगा, मैंने कहा कि कालिदास को लिखने के लिए आप कालिदास लिखते थे जो गलत था, अब कालिदास ये सही है। मैंने आपसे कहा कि अंतर्ध्यान अगर लिखते हो तो अंतर्ध्यान ये गलत लिखा है। अंतर्ध्यान को लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे, पहले अंत लिखेंगे और फिर क्या लिख देंगे,
अंतर्धान लिख देंगे, अंतर्धान। कभी भी कोई भी चीज ध्यान में नहीं बदलनी है, अगर ध्यान में बदल दिया आपने तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। याद रखना है अंतर्ध्यान कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा भैया, जल्दी से बताएंगे। ना तो वो अंतर्धान ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से आधा ना होना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पर है, कहता कलसुका निम्नलिखित में अनेकार्थी शब्द नहीं है, नहीं है होना चाहिए था, पूरा होना चाहिए था, नहीं है। बताइए यहां पर आपको बताना कलसुका निम्नलिखित में अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो कलसु के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गंदगी होता है, पाप होता है, अपवित्र होता है, पीड़ा होता है, क्या लॉक होगा। ठीक है, मैला, मलिन और गंदा, ध्यान दीजिएगा, पाप, अपवित्र, गंदगी ये सब होता है लेकिन पीड़ा नहीं होता है, बस बात खत्म। 47 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। महात्मा गांधी ने देश के लिए अनेक यात्राओं को सहन किया, यात्राओं नहीं सॉरी यंत्रणाओं, बिल्कुल सही बात लिखी है। अब इसका अर्थ मैं बता देता हूं आपको, यंत्रणाओं की बात करी गई है। पहले ऑप्शन नंबर बी पढ़ो, कोयल का कंठ मधुर होता है, उसे मरणोपरांत के बाद राष्ट्रीय सम्मान मिला, यह घी की शुद्ध दुकान है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यंत्रणाओं का मतलब होता है दोस्त मानसिक पीड़ा, शारीरिक कष्ट, यातना। आपने यातना सुना है, बस यातना ही होता है, आप ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सही बताना है कि आंसर क्या हो सकता है। आपसे पूछ रहा है वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपको लॉक करना है। ऑप्शन नंबर ए भी दिया गया है, बी भी दिया गया है, सी भी दिया गया है। देखिए दोस्तों, यहां पर जो यंत्रणा है ये गलत है, यहां पर यूज होने वाला यंत्रणा शब्द गलत है। कोयल का कंठ मधुर होता है, पहली बात। उसे मरणोपरांत के बाद राष्ट्रीय सम्मान मिला, मरणोपरांत के बाद, उपरांत भी लगा है, बाद भी लगा है, गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। यह घी की शुद्ध दुकान है। अब देखिए यहां आपको यूज करने में भी थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, महसूस हो रहा होगा, इसलिए आंसर केवल बी में, बी बिल्कुल साधारण है कि कोयल का कंठ जो है मधुर होता है। बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या नहीं है कि हाँ शुद्ध है, बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ है, बस इतनी सी बात थी, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा भारतीय शब्द का बहुवचन आपको बता देना है भैया। भारतीय शब्द का बहुवचन आपको बताना है कि भारतीय शब्द कैसे लिखा जाएगा। 40 शब्द में अगर देखा जाए तो भारतीय शब्द का बहुवचन भारतीय ही हो जाएगा भैया, भारतीय ही हो जाएगा। आंसर में ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि भारतीयों कर देंगे तो उसका मतलब क्या है, इससे बढ़िया भर्तियों कर दो। भारतीय का मतलब कोई एक नहीं होता, भारतीय का बहुवचन एक भी होता है, बहुवचन के अंतर्गत वो बदलता भी नहीं है। अभय और उभय सही युग्म आपको बताने हैं कि अभय और उभय के सही युग्म कौन से होंगे। वीडियो को लाइक करने वाले सभी स्टूडेंट का दिल से धन्यवाद, अभी नहीं किया है कुछ बच्चों ने, कर दीजिएगा, बहुत बढ़िया। अभय और उभय शब्द की बात करें, अभय आधन भय, जिसको भय नहीं है, जिसको भय नहीं है तो निर्भय। उभय, उभय का मतलब होता है बोथ साइड, बोथ साइड, दोनों, दोनों तरफ। हेड भी मेरा टेल भी तुम्हारा, है ना, हेड भी मेरा टेल भी मेरा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न आप सभी से पूछ रहा हूं, होमवर्क में आपसे ये पूछा ही जाता है दोस्तों। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि एग्जाम का चुनिंदा प्रश्न है जो आपके हम सिर पे छोड़ते हैं। आपको बताना है कि हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा, आपको कमेंट करना है, आपको जवाब देना है।